नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक पे आपका स्वागत है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आज करनी है, एक तो ये कि इज़राइल के हाइफ़ा बंदरगाह पर ईरानी मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है, ये भी कहा जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो हाइफ़ा बंदरगाह है इज़राइल का, वहाँ अडानी जी का भारी इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट का हाल तो ये देख लीजिए, चाबहार बंदरगाह जो है, जो ईरान में बन रहा है, वहाँ भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट है। तो अगर वहाँ भी ईरान भी डिस्टर्ब होता है, तो इससे हमें नुकसान होगा, भारत को नुकसान होगा। और ये देखिए, दूसरी तरफ अगर वहाँ भी इज़राइल में भी होता है, तो इज़राइल में भी नुकसान है भारत का, चूँकि अडानी साहब का इन्वेस्टमेंट वहाँ है। और दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात जो है, वो ये है कि ये जो जब कोई युद्ध होता है और इस तरीके का भयानक युद्ध जब होता है, तो इसमें सबका नुकसान होता है। जीतने वाला देश भी नुकसान झेलता है और हारने वाला तो झेलता ही है। लेकिन ये जो लड़ाई शुरू हुई है, इस लड़ाई से भारत को जो सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है, वो ये है कि एक तो भारत के सामने दिक्कत ये है कि किसके साथ खड़ा हो, ईरान के साथ खड़ा हो कि इज़राइल के साथ खड़ा हो। गोबर भक्त तो आसानी से बोल देते हैं कि हम इज़राइल के साथ खड़े हैं और ईरान को, मुसलमानों को खत्म करो, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती, मोदी जी भी ऐसा नहीं कर सकते। मोदी जी जानते हैं कि भारत में अगर शासन करना है या भारत के नागरिकों का ख्याल करना है, तो सबके साथ मित्रता का भाव रखना पड़ेगा। ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो नेहरू ने शुरू किया था, वो इसीलिए किया था कि भारत एक ग्रोइंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, और हमारे लिए आवश्यक है कि हम जो है युद्ध में न फंसे। हमारे पास ऐसे ही देश में ढेर सारा मार्केट है, ढेर सारी नफरत है, हिंदू मुसलमान है, उसके बाद जातियों के झगड़े हैं, परिवारों के झगड़े हैं, हमारे यहाँ खानदानों के झगड़े भी बड़ी भयानक होते हैं। आप जानते हैं, महाभारत तो इतना बड़ा युद्ध हुआ। और इन सारी लड़ाइयों का नुकसान जो है, वो जान माल का नुकसान तो होता ही है, महंगाई बहुत भयंकर हो जाती है। और बताया जा रहा है, देखिए कि इजराइल और ये जो ईरान के बीच जो वार हुआ शुरू हुआ है, उसमें पेट्रोल और डीजल का जो दाम है, वो 12%, 2 दिनों में ही जब 12% के लगभग वृद्धि हुई है। मतलब कच्चे तेल का दाम इतना बढ़ गया है, और इसका और बुरा असर पड़ेगा। एक तो इसलिए भी असर पड़ेगा कि ज़्यादातर जो जो तेल है, वो इन्हीं देशों से हमारे पास आता है। और देखिए, मैं जो पढ़ पा रहा हूँ कि तमाम जगहों पे पूरी दुनिया की बात की जा रही है कि 12% के आसपास, कहीं 8%, कहीं 10%, कहीं 12% की वृद्धि होने का संकेत है। और ये भी बताया जाता है कि ये जो है फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है उसकी तरह है, और आगे आने वाले समय में तेल में दिक्कत होगी, इसके लिए व्यापारी जो है दाम बढ़ा देते हैं, और वही हुआ भी है। हमारे यहाँ भी देखिए, आपको याद होगा कि नमक की कीमत एक बार इतनी बढ़ गई थी, लोगों को हल्ला मचा दिया कि नमक खत्म हो जाएगा, तो सब जो है 10-10 पैसे पैकेट, 12-12 पैकेट नमक नमक खरीद करके ले आए। तो ये जो युद्ध है, उसमें एक और हुआ है कि अमेरिका जो है दबाव डाल रहा था, और अमेरिका ने कहा था कि ये अगर नहीं करोगे समझौता, न्यूक्लियर समझौता अगर नहीं करोगे, न्यूक्लियर वार्ता के बाद जो 15 तारीख, आज ही 15 तारीख, आज ही होना था ओमान में, और ओमान की जो राजधानी है मस्कट, वहाँ ये तय था, न्यूक्लियर वार्ता होनी थी ईरान और अमेरिका के बीच, और दोनों के बीच समझौता होने वाला था, जिसमें ये था कि न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। अमेरिका को ये वादा लेना था ईरान से, और मध्यस्थ की भूमिका में ओमान था। लेकिन इस वार्ता के रद्द होने के कुछ घंटों पहले ही ईरान के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि देश पर इजरायली हमलों के बाद अब अमेरिका के साथ आगे की परमाणु वार्ता का कोई मतलब नहीं बनता। ये ईरान ने साफ साफ कह दिया कि भैया आप तो हम पे हमला कर दिए, तो अब ढूंढो, और हम कोई अब समझौता नहीं करेंगे। और ईरानी जो विदेश मंत्रालय है, उसके जो प्रवक्ता हैं इस्माइल बाघेई, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ऐसा काम किया है कि अब बातचीत का कोई अर्थ नहीं बचा। उन्होंने कहा कि इजराइल ने अपने हमलों के जरिए अपराध कर सभी लक्ष्मण रेखाएं लांघ दी, मतलब सारी सीमाएं पार कर गया। अब कोई मर्यादा कहीं बची नहीं जिसकी वजह से हम समझौते के टेबल पे आए, ये कह रहा है ईरान। दूसरी तरफ रिपोर्ट है कि
अमेरिकी अधिकारी अभी भी जो है तेहरान को यानी ईरान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका अब भी ईरान के साथ बातचीत करना चाहता है। इस लाइन में बहुत कुछ है कि अमेरिका को, हम कल भी रात में बात कर रहे थे कि अमेरिका जो है उसका युद्ध में क्रेडिबिलिटी खराब है, युद्ध रिकॉर्ड खराब है, अक्सर युद्ध छोड़ करके भाग जाता है, जब लंबा खींचता है तो भागने लगता है और दूसरों के भी आता है। और ये जो इजराइल है वो अमेरिका कहने कहने पे ही कूदा है युद्ध में। और इजराइल ने कहा भी कि हमारे लिए जो है, देखिए आज भी बेंजामिन नेतन्याहू ने जो है अपने देश को संबोधित किया कल, और उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने अस्तित्व के लिए एक भीषण संघर्ष में हैं। हम तब तक लड़ेंगे कि जब तक हमें जीत नहीं हासिल हो जाती। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आप तेहरान के आसमान पर इजरायली वायुसेना के जेट विमानों को देखेंगे। हम अयातुल्ला शासन की हर जगह और हर टारगेट पर हमला करेंगे। ये नेतन्याहू बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो है एयर स्ट्राइक जो है बड़ा अचूक होता है और इस मामले में बहुत मजबूत है। लेकिन ईरान अगर अड़ गया है और ईरान कह रहा है कि हमको समझौता नहीं करना है, इसका मतलब है कि ईरान के पास भी ताकत है। और वो ताकत कौन हो सकता है? बहुत ताकत हो सकती है। घोषित तौर पे तो लोग बोलते हैं कि चीन है और रूस है, कई सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन में कोहराम मचाया, बच्चों को मारा है, महिलाओं को मारा है, तो भले भय में मारा। लोग कहते हैं कि जो यहूदी है उन पे बहुत जुल्म हुआ, हिटलर ने भी किया और मुस्लिम कंट्रीज ने भी, जब ये बात आई इजराइल की बात, तो बहुत हमला हुआ, उस पर बहुत नुकसान झेला इजराइल। लेकिन नफरत का बदला नफरत अगर करेंगे तो फिर तो संकट है। नफरत का बदला मोहब्बत होती है और ये दुनिया को समझना है। नफरत में जो जीते हैं उनके लिए फाइनली जो है जीत नहीं, उनकी हार ही होती है, जीत कर भी हार जाते हैं। और हमारे यहाँ एक बड़ी फेमस कहानी थी, हार की जीत, अभी सुनाऊंगा नहीं। हार की जीत एक कहानी थी, बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह के बीच की कहानी थी। तो ये जो नेतन्याहू जो बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे, अपने नागरिकों को कह रहे हैं, लेकिन जब जिस अभी तक जो अटैक किया है ईरान ने, उस अटैक में इजराइल का भी भारी नुकसान हुआ है। और इजराइल के लोग जो है वो बंकरों में चले गए। हालांकि लोग बताते हैं कि उनकी आदत है, क्योंकि लड़ते रहे हैं तो बंकर उनके पास बने हुए हैं और बंकर में नॉर्मल जीवन उनका चलता रहता है। इधर ही बम फटते रहते हैं, तमाम चीजें गिरती रहती है। लेकिन और जो संकट है, जो हम लोगों पर संकट है, जो हम युद्ध में शामिल नहीं, हालांकि है, लेकिन एक तो नुकसान ये है कि तेल की कीमत बढ़ जाएगी। हालांकि भक्त बड़े खुश होंगे, भक्तों को मौका मिल गया, जो गोबर भक्त है उनको, वो कह रहे थे कि 500 तक भी हो जाएगा पेट्रोल, डीजल पेट्रोल तो हम खरीदेंगे। अब देखना है कितना खरीद पाते हैं वो। तो भक्तों के लिए एक सुनहरा अवसर है, और मोदी जी अगर कृपा करेंगे तो जाहिर है तेल का दाम और ऊपर जाएगा, फिर खरीदेंगे। लेकिन खाली तेल का दाम ऊपर नहीं जाता, तेल का दाम जब ऊपर जाता है, तेल की कीमत जब बढ़ती है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है बढ़ जाता है, और कोई भी सामान लाने ले जाने का भाव बढ़ जाता है, और उसके बाद हर चीजों पर महंगाई आती है, और युद्ध मतलब महंगाई है। और अब देखिए कि जो उसके बाद कहा जा रहा है कि नेचुरल गैस जो है उसकी कीमतों में भी भारी वृद्धि होने की आशंका है। और अमेरिका में भी यूएस नेचुरल गैस की कीमतों में 3% की वृद्धि हो चुकी है, जो $4 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट तक पहुंच गई है। ये सब नाप है जो मैं भी बहुत नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं बहुत डिटेल इसमें नहीं बोलूँ। फिर मैं भी सीख रहा हूँ दरअसल। यूरोप में नेचुरल गैस की कीमतें टाइटर ट्रांसफर फैसिलिटी यानी टीटीएफ बेंचमार्क के आधार पर मापी जाती है, और जो यूरोप का मुख्य गैस ट्रेडिंग हब है, ये दैनिक भास्कर कह रहा है। और 14 जून को यूरोप में गैस की कीमतें 5% से ज्यादा बढ़कर 10 हफ्तों के हाई पर पहुंच गई। तो ये जो है हमारे देश में भी बढ़ेगी कीमतें, जब वहां बढ़ रही है तो। और ये है कि जो क्रूड ऑयल है, चूंकि मिडिल ईस्ट दुनिया का 30% गैस और तेल निकालता है। और कल हमारे एक साथी जिक्र कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजा, स्टेट नहीं स्ट्रेट कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजा यानी जल डबरू मध्य, ये हम लोगों ने पढ़ा है, जल डबरू मध्य। और वो जो दुनिया की 20% तेल और गैस की सप्लाई का रास्ता है, ये समुद्री गलियारा कहलाता है। और सऊदी अरब, कतर, यूएई, इराक, बहरीन और कुवैत जैसे देशों से तेल और गैस की सप्लाई के लिए ये जरूरी है।
उसके बाद जो है एक और जो खतरा है जो अभी चल रहा है कि जो हवाई एयर स्पेस है जो ऊपर, वो इजराइल और इसने, चूंकि युद्ध चल रहा है दोनों देशों के बीच में, तो वहां से कोई प्लेन गुजर नहीं सकता, उसको लंबा रूट लेना पड़ता है। और 2 से 8 घंटे का समय जो है बढ़ गया है यात्रा का। अब 2 से 8 घंटे का समय बढ़ने का मतलब होता है कि चूंकि हवाई हवाई जहाज में भी फ्यूल लगता है, बहुत महंगा फ्यूल लगता है, तो जाहिर है हवाई टिकट और महंगा हो जाएगा। हमारे देश में भी महंगा होगा, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी महंगा होगा। अब एक और मीडिया बता रहा है कि सोना खरीदने का अवसर है आपके पास, कि आप सोना खरीद सकते हो। कितने लोग सोना खरीदते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं खरीद पाता हूँ, सोना बहुत महंगा है। मैं भी देख रहा था 99,000 रुपया प्रति 10 ग्राम था। उसके बाद यहाँ पे जो भारत पे असर पड़ेगा उसमें ये भी है कि जो हमारा जो सप्लाई है यहाँ से वो भी बाधित होगा, और आयात तो बाधित होगा ही, और उसका असर चीजों की महंगाई पे पड़ेगा। जो स्थिति है अभी इजराइल और ईरान के बीच में, उसमें लग नहीं रहा है कि जल्दी जो है ये थमेगा, क्योंकि इजराइल कह रहा है कि हम जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जीत का मतलब है कि ईरान को तबाह कर देना, यानी कम से कम जो न्यूक्लियर बम बनाने का जो खतरा है उसको खत्म कर देना। चूंकि इजराइल के पास भी परमाणु बम है, अमेरिका के पास तो है भी, लेकिन जिनके पास, ये भी बड़ा मुझे अजीब सा लगता है कि आप बम बना के रखे रहो और दूसरे को रोक दो कि दूसरे ना बनाए, सारे बम खत्म कर देते और तब ये करते। लेकिन है, अजीब अजीब तरह के लोग हैं और उस तरह से शासन होता है। तो आवश्यक था कि सारे देश, जो खास करके जो ताकतवर देश थे, जो अक्सर जिनका युद्ध का रिकॉर्ड है, उनको पहले आगे आना चाहिए था और ये परमाणु हथियार जो थे उसको नष्ट करना चाहिए था, लेकिन नहीं। वो कह रहे हैं कि हमने तो बना लिया लेकिन तुम लोग नहीं बनाओगे। और इजराइल जो है वो डरा हुआ देश, डर तो अमेरिका को भी लगता है। आप याद कीजिए 9/11 हुआ था और किस तरह से थर्रा गया था अमेरिका, क्योंकि जिनको सुख चैन में जीने की आदत होती है, दूसरों को मार करके दूसरे लड़ते रहो, हम तो चैन की नींद सो रहे हैं, जब उनके ऊपर हमला होता है तो उनका सब सारा फ्यूज कर जाता है। ट्रांसफार्मर, बल्ब, ट्यूब, जितने बिजली के साधन है, प्रकाश के साधन है, वो सब जो है चैन के साधन है, सारे फ्यूज हो जाते हैं। और यही डर जो है दूसरे देशों पर हमला करा करता था, आक्रामक बनाता है। अमेरिका जो है 2 वजह से आक्रामक हो जाता है, एक तो डर है, दूसरा जो तेल है या दूसरे जो रेयर मिनरल्स है वो सब चीजें से, मतलब दुनिया में जितनी अच्छी चीजें हैं सब अमेरिका को चाहिए, उसकी शर्तों पे चाहिए। तो ये है। और इजराइल की मजबूरी ये है कि इजराइल जो है डरा हुआ एक देश है, क्योंकि वो कब्जा किया है, फिलिस्तीन के हिस्से को कब्जा किया है, तो उसको लगता है कि मुस्लिम कंट्रीज कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं। लगातार होता भी रहता है। और हिजबुल्ला और जो उनका नाम लिया जाता है हमास का, वो तो लड़ने के लिए ही बने हुए, और उसमें ईरान का बड़ा योगदान है। लेकिन खाली ईरान ही उसमें साथ नहीं है, और भी कई देश हैं, कुछ छुप के हैं, कुछ सीधे सीधे हैं। और ईरान ने तो कह दिया है कि भाई इस बार आर पार की लड़ाई, और ईरान को जो हल्के में लेने की समझ रहा है, बेसिकली ट्रंप साहब की गड़बड़ी है कि ट्रंप साहब चिंतक या कहिए फिलोसफर नहीं है, ट्रंप साहब व्यापारी है। और ऐसे व्यापारी जो, आमतौर पे व्यापारी जो है वो म्यूचुअल काम करता है। ट्रंप साहब ऐसे व्यापारी हैं जो गुंडाई से काम करना चाहते हैं, कि मेरे साथ समझौता करो नहीं तो मैं बम पटकवा दूंगा, मेरे साथ समझौता करो नहीं तो तुम्हारे यहाँ सामान भेजना बंद कर दूंगा, तुम्हारा लेना बंद कर दूंगा। ये दादागिरी वाला व्यापारी है। लेकिन दादा और व्यापार, दादागिरी और व्यापार दोनों अलग अलग विषय है। कोई व्यापारी अगर दादागिरी करेगा, मोनोपोली क्रिएट करके भी करेगा, तो मोनोपोली खत्म हो जाती है। मोनोपोली बहुत जमाने तक नहीं चलती है। और अमेरिका अगर ये सोच रहा है कि हमारी मोनोपोली है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो शायद वो खुशफहमी में है। और ईरान ये बता रहा है कि आप खुशफहमी में न रहें। और देखिए, जो विदेशी मामलों के जानकार हैं उनका अंदाजा है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग लंबी चलेगी। ईरान भी इस बार जो है हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान इस बार जब हटेगा तो, अभी कोशिश इनकी ये है कि वहां सत्ता पलट कर दिया जाए, और खुमैनी जो है वो चलने नहीं दे रहा है। ठीक है, उन पर आरोप लगता है कट्टरवाद का, कट्टर, लेकिन बहुत वहां भी झगड़े चल रहे हैं, ईरान में भी वो
नकाब, हिजाब वगैरह वगैरह के लड़कियों को कई बार लड़कियों को प्रताड़ित किया गया, वो जो कि गलत है। मैं भी उसके विरोध में खड़ा हूँ कि आप जो है आप दूसरे के जीवन को लीड मत कीजिए, व्यवस्था बनाइए, व्यवस्था के अनुसार सबको चलने दीजिए, लेकिन आप ऐसा पहनो, ऐसा खाओ, ऐसा करो, ये कहने वाले आप नहीं, वो गड़बड़ है। और वो ईरान में वो गड़बड़ी हुई है। अफगानिस्तान जैसे तबाह हुआ, हालांकि कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में बहुत कुछ बदलाव आया है। फरहाद अली कह रहे हैं लव फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से लव आए तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू फरहाद। ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो हर तरफ प्रेम बांटे। वो हमारे यहाँ एक बड़ा हिट गाना है, आपने सुना होगा फरहाद, हिंदी सिनेमा गाना है, जोत से जोत जगा जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हालांकि मुहावरा आपके यहाँ भी है, गंगा वाला मुहावरा, कि मैं कुछ सीरियल बहुत पहले देख रहा था, उसमें ऐसा था। तो ये जो स्थिति है, अमेरिका की जो दादागिरी है, जिस तरह से अमेरिका चीजों को देख रहा है, दुनिया में स्थितियां बदल रही है। और भले यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है रूस, लेकिन रूस पहचानता है अमेरिका को। अभी भी रूस कमजोर हुआ है, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं हुआ कि आप उसको दबा दीजिए। और दूसरी बात यह है कि ईरान ऐसी जगह पे है, उसका जो भौगोलिक उसका जो एरिया है, वो ऐसा है कि वो धरती को पूरे मतलब इधर से उधर तक, चीन से लेकर के इधर से चले जाइए, और पूरा यूरोप जोड़ता है वो। और इसलिए जब शासनकाल था चंद्रगुप्त मौर्य का, और वहां तक हमारी सीमा थी, तो बहुत बढ़िया स्थिति में था हमारा देश। और कहा जाता है कि ये जो पाकिस्तान को बांटा गया, ये अंग्रेजों ने बहुत सोच समझ कर किया था। और उसने किया था, उसको पता था कि अगर ये मिल जाएंगे, चीन, रसिया, ये हिंदुस्तान, रसिया, ईरान, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उसने पाकिस्तान नाम का जो है एक देश बना दिया, ताकि आप लड़ते रहो आपस में। प्लेटो ने बड़ा अच्छा कहा था कि दुनिया में अच्छा शासन तभी होगा जब फिलोसफर जो है वो शासक होगा, या शासक जो है वो फिलोसफर होगा। जब व्यापारी हो जाएंगे शासक, तो वो ऐसा ही होगा। ये जो स्थिति है दुनिया की फिलहाल, उसमें शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन दुखद बात यह है कि दुनिया में इस समय जो दक्षिण पंथी है, उनकी भीड़ ज्यादा है। दक्षिण पंथी शासन में ज्यादा है, और उनको लगता है कि हम ही सबसे बड़े हैं। उनको ये भी लग रहा है कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है, उनको लग रहा है कि हमारा देश सबसे महान है, उनको लग रहा है कि हम सबसे महान नस्ल के लोग हैं, उनको लगता है कि हमारी संस्कृति सबको महान है, उनको लगता है कि हमारी भाषा सबसे महान है, उनको लगता है कि हम सबसे संपन्न है। लेकिन ये दुनिया जो है वो एक शरीर की तरह है। अगर आंख कहे कि सबसे महत्वपूर्ण मैं हूं, और आंख जो है झगड़ा करने लगे जीभ से, तो मुश्किल हो जाएगा। पैर से झगड़ा करेगा, पैर कहे कि हाथ तुम बेकार हो, हमारे ऑर्गन्स जो है झगड़ा करने लगे, तो मुश्किल हो जाएगा। ये दुनिया जो है हमारे मानव शरीर की तरह है, और अलग अलग ऑर्गन्स, और इसको मिल के रहना होगा। एक ऑर्गन बिगड़ता है तो आपको पता है कि अगर किडनी खराब हो जाती है तो शरीर नमस्ते हो जाता है। तो कहीं भी अगर आप श्रेष्ठतावाद, इसको दक्षिणपंथी मतलब श्रेष्ठतावाद होता है, श्रेष्ठतावाद अगर आपके जहन में घुस गया है तो बहुत भयानक है, और हमारे देश के लिए ज्यादा भयानक है। हमारे देश में जो है सबसे कितना नफरत है। आप याद कीजिए कि जब नोटबंदी हुई थी, तो लोगों ने कहा, गरीब लोगों ने कहा, जिनके पास पैसे नहीं थे बैंक, उन्होंने कहा अच्छा है, अब जो है फलना फलना सेठ जी का पैसा सब बाहर आ जाएगा, और डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, जो घूस कमाए हैं, जो व्यापारी है पैसा कमाया है, वो सब अब जो है फुटपाथ पे आएगा। लेकिन कोई नहीं आया। देश ने देखा कि एक आदमी नहीं पकड़ा गया काला धन लेने के आरोप में। आरोप तो अमित शाह जी पर भी लगे कि बहुत उनके कोऑपरेटिव बैंकों में बहुत नोट बदले गए, और क्या क्या हुआ, लेकिन कहाँ जांच होती तो रिपोर्ट कहाँ आती, ये सारी चीजें। फिर देखिए नोटबंदी के बाद जो है, नोटबंदी के दौरान भी कई गरीब लोग मारे गए, लाइन में लग करके, कुछ मरे, कुछ कुछ और वजहों से मरे। और मोदी जी ताली बजा करके बोल रहे थे कि बेटी की शादी है और नोट नहीं। कितना शर्मनाक है बयान। लेकिन उनको, भाजपाइयों को शर्म नहीं आती है, तो इसलिए दक्षिण पंथियों को ही बेसिकली शर्म नहीं, क्योंकि श्रेष्ठतावाद यही तो है। उनको लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, बाकी तो नीच, तो उनको शर्म नहीं आई किसी को। फिर उसके बाद कोरोना काल मुझे याद आता है। कोरोना काल के समय जो है, मजदूर जब सड़कों पर निकले, मोदी जी ने अचानक ताली बजाई और बंद हो गया। ये भी चिंता नहीं की कि जो 85 करोड़ लोग जिसको वो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, अगर अनाज उनके पास नहीं होगा तो जिएंगे कैसे। इतनी भी समझदारी अगर हमारे प्रधानमंत्री में नहीं है, तो क्या कहा जाए। इंटायर पॉलिटिकल साइंस को दोष दिया जाए, या उस आरएसएस को दोष दोष दिया जाए जो ऐसे लोगों को पालता है।
ऐसे ही ज्ञानियों को पालता है। तो ताली बजाया और बंद हो गया देश। और मजदूर, अब कल्पना इसी बात से कीजिए ना कि 85 करोड़ को आप जो अनाज दे रहे हो, अगर पहले अनाज दे दिया होता आपने बंद करने से पहले, बंद करने से एक दिन पहले आप कहता कि आप जाओ, 5 दिन पहले कहते कि भैया सब अनाज ले लो, 5 नहीं 3 महीना 2 महीना का अनाज रख लो, 2 महीने का राशन ले लो आप, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्यों नहीं अनाउंस किया? लेकिन मोदी जी अनाज तो खरीदते नहीं, उनको तो इसकी चिंता नहीं है। खाना क्या वहां तक किचन में क्या बन रहा है उनको क्या लेना देना है। फरमाइश जाती होगी और फरमाइश बन करके आ जाती होगी। लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय से प्रधानमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों को खाना क्या खाना ये थोड़े सोचना पड़ता है। उनके सामने तो मुंह से जो निकला वो आ जाता है। इसलिए कल मैं कह रहा था कि जो गीता में कहा है कृष्ण ने, मनुष्यों में राजा हूं मैं, इसलिए कहा राजा ही भगवान है। राजा को भगवान बोला भी था कोई वहां के, चंपत राय या क्या नाम था उनका, उन्होंने की यही है, मोदी भगवान है। बहरहाल ये है कि देखिए, जब सड़कों पे निकले तो मैंने देखा मिडिल क्लास लोग जो है, जिनके पास एक फ्लैट है, कुछ पैसे, बैंक बैलेंस कुछ होगा, वो चीखने लगे, अरे ये मजदूर तो मरवा देंगे साले, कहीं के नहीं है, ये क्यों निकल गए, इनको मरना है, दूसरों को भी मरवाएंगे। और अलग अलग स्टेट में आप याद कीजिए, मुख्यमंत्रियों ने जो है वो बैन लगा दिया, बोला नहीं आ सकते, तुम घुस नहीं सकते हमारी सरहद। डंडों से पीटा गया उनको, उनके लिए गाड़ी मुहैया नहीं कराई गई, जिसने गाड़ी मुहैया कराई उसको जो है गालियां दी गई। प्रियंका गांधी ने कई बसों को उपलब्ध कराने की बात कही थी, क्या नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, कितनी घटिया किस्म की राजनीति हुई इस देश में। क्यों? नफरत की वजह से। फिर मुसलमानों से नफरत, फिर जो है दलितों से नफरत, फिर पिछड़ों से नफरत, केवल नफरत, नफरत, नफरत। यही है इनका जो है मूल, दक्षिण पंथियों का जो श्रेष्ठतावादी है, वो अमेरिका में हो या हमारे देश हिंदुस्तान में हो कि पाकिस्तान में हो कि बांग्लादेश में हो कि इजराइल में हो, इनको जो है ये इनको लगता है कि सबसे बड़े जो है हम ही हैं, हम ही सारी समझदारी हमारे अंदर आ गई है और अब समझदारी खत्म हो गई। मूर्खों को ये नहीं पता कि दूसरे भी समझदार है। लेकिन दुनिया में मूर्ख है कोई, खाली हमारे देश में मूर्ख नहीं है। और अभी मूर्ख काल चल रहा है, जिसको अमृत काल लोग कहते हैं, उसको मूर्ख काल कहा जाता है। मूर्खता काल है, मतलब चरम मूर्ख आदमी सबसे ऊपर हो सकता है, ये है काल। बहरहाल ईरान और इजराइल आगे क्या करता है वो हम सब तो देख ही सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। हमसे बात करनी होती तो जा करके बात करते हैं उनसे कि भाई मत लड़ो यार, क्यों लड़ाई कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं मारेगा। और मैं तो यही कहता कि जो परमाणु हथियार का जो खतरा है, तो अमेरिका भाई सबसे पहले आप खत्म करो, क्योंकि आपको आपसे ही सबको डर लगता है, आप ही सबसे बड़े चौधरी बने हो, तो आप हटाओ, उसके बाद बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर शाम की चौपाल में।